दिखा आप जाटो हैं कि नहीं, आप खटीक हैं कि कभी किसी आप चमार कि हैं, किसी का आप इंटरव्यू पासी लिया हैं। जाए। हम लेख लिखते हैं, हमारे लेख छपना बंद हो गए 2014 से। इतना जहर भरा हुआ है। अरे एतराज शर्म होता है। आती है, शर्म तो आनी चाहिए। आए तो अजीत पवार को जेल भेज दिया, ये सवाल पूछ लें। उनको प्रमोट करने के लिए सवाल, असली सवाल एक कुछ पता है, कांग्रेस न होती तो इस देश के दलित और महिलाएं आज भी इनकी बहुत बुरी हालत है। कि पॉलिटिक्स प्योर पॉलिटिशियन नहीं हो पाता। मैं भी नहीं। हमारे नहीं, रिपोर्टर्स भी मौजूद ये थे। आप गलत कह रहे हो। उन्होंने कहा मशीन को छूने नहीं, बाहर से करते। कोर्ट तो राफेल में भी कुछ नहीं किया। कोर्ट से हर चीज उम्मीद नहीं कर सकती, कोर्ट भी दबाव में है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में कोई आदमी जा सकता है। एक नेता ने कहा कि मैं ब्राह्मण विरोधी, तो जाइए आप तिहाड़ में जेल में आधे से ज़्यादा इनोसेंट लोग बंद पड़े। तो कोर्ट क्या कर रहा है? राम रहीम जो बलात्कारी है वो जेल में है क्या? इस देश की जनता मरी जनता है। हमारे कुछ करने से होगा नहीं है, बदलाव की जरूरत है। इसकी पाँव फटे न बवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। रामनाथ कोविंद जी बने और मंगू बने, ये संस्था बर्बाद हो गई। मैं प्राइम मिनिस्टर देता, एक क्लर्क से भी इनकी बुरी हालत है। मीटिंग होती जिसमें कहते हैं कि हमें गर्व है इस जाति में पैदा हुए, तो और सूटेड बूटेड करके आते हैं। शर्म नहीं आती? इस सीट में अगर गोरा चलता था और काला चलता तो काला बैठ नहीं सकता था। कुम्हार सम्मेलन होता, राठौर सम्मेलन होता, जाट पंचायत होती। वो दुर्गा लक्ष्मी ये भगवान नहीं हुई। जो महिला पीरियड में है, अगर वो खाना बनाती है तो अगले जन्म में कुतिया पैदा होगी। राष्ट्रपति यहाँ का क्लर्क है। यहाँ पर पता लग जाए कि जाटो चमार खटीक पासी है, वो रह नहीं सकते। नमस्कार, आप देख रहे हैं आयोन भारत। हमारे साथ एक खास मेहमान है आज। हमारे साथ उदित राज जी हैं, जो कि पूर्व सांसद हैं। 2024 में भी दिल्ली के उत्तर पश्चिम सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार थे। सर, अभी कल से एक नया विवाद ईवीएम को लेकर शुरू हो गया है, जब एलन मस्क ने ट्वीट किया कि ईवीएम को एआई से हैक किया जा सकता है। आप इस बात को किस तरह से देखते हैं, और क्या वो भारत की ईवीएम के बारे में बात कर रहे थे या नहीं? ये तो कहीं साफ नहीं है ना उनके वक्तव्य से। लास वेगस में 2018 में ईवीएम हैकिंग के ऊपर एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी, और कुछ जगहों पर ईवीएम का इस्तेमाल अमेरिका में होता है, और सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल पर तो नहीं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज के लेवल पर होता है। लेकिन जो कंपनियां ईवीएम बनाती हैं वो मार्केट में भी सेल करती हैं और गवर्नमेंट को भी देती हैं, और चैलेंज भी करती हैं कि कोई इसको हैक करके दिखा दे। कितने ज़्यादा टेस्ट के बाद, स्क्रूटनी के बाद ईवीएम का उपयोग होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता जैसे हमारे यहाँ। ईवीएम भी होती है, उसका प्रिंट भी लोग ले लेते हैं हाथ में। यहाँ पर तो केवल ये ब्लैक बॉक्स है। और ये बात तो 2009 से शुरू हुई है, आज से नहीं। लाल कृष्ण आडवाणी जी ने इस बात को उठाया था, फिर सुब्रमण्यम स्वामी जी सुप्रीम कोर्ट गए, और फिर जीवीएल नरसिम्हा जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने एक किताब लिखी है, तो बड़ा प्रोटेस्ट किया गया था। और हमने भी प्रोटेस्ट शुरू किया है। और जब ईवीएम का इंट्रोडक्शन हुआ है, तब दुनिया में इतना ज़्यादा डिजिटल क्रांति नहीं हुई थी। न पेगासस या एआई या सॉफ्टवेयर बने थे। बेसिकली तो बाहर ही यूज होते थे, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, जो बहुत मैच्योर डेमोक्रेसी है। देखिए, जर्मनी में 2019 में या 2009 या 19 में इसको बंद कर दिया सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से। अमेरिका में भी करीब करीब ये है नहीं। तो मैं लास वेगस के कॉन्फ्रेंस के बारे में कहूँगा कि ईवीएम वो दे देते हैं एक्सपर्ट्स को,
एक्सपर्ट अपने घर तक ले जा सकते हैं और ये चैलेंज करते हैं कि आप इसको ब्रेक करके दिखाइए या तोड़ करके दिखाइए। तो हुआ ये था कि लास वेगास में 48 घंटे 12 घंटे में सारी ईवीएम को तोड़ दिया उन्होंने। हैकर्स कहिए, एक्सपर्ट कहिए। तो इसलिए वहाँ पर विश्वास नहीं है। फिर भी अभी प्यूर्टो रिको में एक प्राइमरी इलेक्शन अमेरिका में हुआ तो उसमें ईवीएम में काउंटिंग में गड़बड़ी पाई गई। तब एलन मस्क ने इस पर कमेंट किया। एलन मस्क वो आदमी है जो कि आज तक दुनिया में उसके पैरेलल का आदमी नहीं हुआ। और इस समय करीब 5-6 हज़ार सैटेलाइट्स उपग्रह घूम रहे हैं। उस आदमी का अकेले का करीब 3,000 उपग्रह हैं, सैटेलाइट्स हैं। और उससे ज़्यादा जानकार कौन क्या हो सकता है। और वो आदमी स्टारलाइट उसकी कंपनी है, शायद उसी का नाम है। जैसे कि यूक्रेन में अगर वो कहीं से वाईफाई दे सकता है, टेलीफोन कनेक्शन दे सकता है सैटेलाइट के थ्रू। और चांद लगभग 3 लाख किलोमीटर दूरी पर है पृथ्वी से। वहाँ ज़मीन से कंट्रोल किया जा सकता है, डायरेक्शन दिया जा सकता है। तो जब एलन मस्क ने कह दिया इस बात को कि ईवीएम हैक करी जा सकती है, तो अब आगे कुछ बचा ही नहीं। और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो और डिजिटल हो, फुल प्रूफ हो ही नहीं सकता। बैंकों में कितने फ्रॉड हैं, कितने प्रोटेक्शन के बाद बैंक से पैसा निकल जा रहा है, जबकि इंडिविजुअल है। यहाँ करोड़ों वोटर्स हैं, यहाँ लाखों मशीनें हैं। इसका तो कोई कंट्रोल हो ही नहीं सकता। मेरे ही लोकसभा में फॉर्म 17C में जो ईवीएम का नंबर है और 17C का नंबर मैच नहीं कर रहा, मैं कहाँ जाऊँ। इसके अलावा भी 5-6 ईवीएम ऐसी पाई गई एक ही जगह पर कि उनका क्लोजिंग टाइम 6 बजे के पहले दिखा दिया। 6 बजे के पहले क्लोजिंग टाइम ईवीएम का हो ही नहीं सकता, वो भी हमने चैलेंज कर रखा है। तो बहुत सारी त्रुटियां हैं। और तो फिर क्या वजह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नोटिस नहीं देता। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक ही दलील है कि स्टैंड अलोन करता है, यानी ये एक मशीन है जो किसी चीज़ से कनेक्ट नहीं है। उनका सबसे बड़ा तर्क यही है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या बच्चों वाली बात कर रहे हैं। चांद पर 3 लाख किलोमीटर से ज़्यादा दूरी पर वो भी तो स्टैंड अलोन कर रहा है सैटेलाइट। ये यहाँ से तो कंट्रोल हो सकता है। अब नई कंट्रोवर्सीज हुई वाकर से के केस से, बम्बई से नई कंट्रोवर्सी शुरू हुई। उसने अनलॉक कर दिया जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग कंप्यूटर को। इसके पहले एक और इंजीनियर ने किया था, उसको जेल भी जाना पड़ा था। उनका नाम है, आंध्रा के थे वो, चंद्रबाबू नायडू के साथ ही हैं, उनका नाम याद आ जाएगा। तो हरि प्रकाश, आई थिंक हरि प्रकाश नाम था। तो कहीं से ईवीएम मैनेज कर दिया, करके उसको हैक कर दिया था। तो ये क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच थोड़ी है। और चुनाव आयोग तो सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन आप जो कह रहे हैं ईवीएम के बाद, चुनाव आयोग कहता है कि ईवीएम में जो एलन मस्क बात कर रहे हैं वो ईवीएम इंटरनेट कनेक्टेड है। जो हमारा ईवीएम है ये एक कैलकुलेटर की तरह है, ये टेबल पे रखा, उसका अपना वो कोई फंक्शन नहीं कर सकता है, वो किसी डिवाइस से कनेक्टेड नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को मान चुका है बार बार। अभी 2024 के चुनाव के दौरान भी सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और चुनाव आयोग भी, और चुनाव आयोग ने, अगर आप 2018 की बात कर रहे हैं जो लास वेगास में हुआ, चुनाव आयोग ने हैकाथॉन का आयोजन किया कि आइए राजनीतिक पार्टियों के एक्सपर्ट आप लेके आइए और इसको हैक करिए, हैक करके दिखाइए। तब राजनीतिक पार्टियां क्यों नहीं गई? राजनीतिक पार्टियां वो छूने नहीं देते।
नहीं, उन्होंने घंटों, नहीं उन्होंने 8 घंटे का वो समय कहते रखा था, आप उसमें छुओ कोई गए नहीं, आप छुओ नहीं। सर, उसमें खुल के हमारे नहीं नहीं रिपोर्टर्स भी नहीं नहीं, मौजूद ये थे। आप गलत कह रहे हो। उन्होंने कहा मशीन को छूने नहीं, बाहर से करके आप दिखाइए। हैक करके दिखाइए। हाँ, तो कैसे हो सकता? अब जो लास वेगास या अमेरिका में हर साल हैकर्स की मीट होती है, और वहाँ के जो एप्पल कंपनी है, तमाम सारे लोग चैलेंज करते रहते हैं पब्लिक को कि आप हमारी इक्विपमेंट्स है, इसको ब्रेक करके या इसमें चेंज करके या मैनिपुलेट करके दिखाई। यहाँ ऐसा क्यों है? एक बात है। दूसरी बात है, सिंबल कैसे लोड होता है? सिंबल लोडिंग में अभी भी डाउट है। सिंबल लोडिंग सर्वर के थ्रू जाता है, एक। दूसरी बात है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये दो ही मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में 4 डायरेक्टर हैं, भारतीय जनता पार्टी के डायरेक्टर हैं उसमें। तो आप पब्लिक को दे दीजिए, इंजीनियर्स को दे दीजिए, घर ले जाए, जैसे अमेरिका में होता है। हम वो भी मानने को तैयार है। मतलब तो ये जो तर्क है कि उसको कैलकुलेटर टाइप का है, तो एक तरह से वो सैटेलाइट भी कैलकुलेटर टाइप तरह नहीं, की है। उसका कोई कनेक्शन कहीं अरे से भाई, किसी सैटेलाइट भी- का क्या कनेक्शन है? सैटेलाइट का कोई connection- वायर से नहीं, connection- वायरलेस कनेक्शन होता है, लेकिन वायरलेस वाईफाई होता है, वायरलेस तो कनेक्शन कोई होते कर हैं दे, ना, लैन का कोई कनेक्शन। मैं तमाम ऐसी जगह इंक्वायरी हो नहीं रही है। अच्छा, कोर्ट भी तो नहीं मान रहा है आप लोगों की बात? नहीं, कितनी बार कोर्ट गया, बताइए, और क्या तरीका है? कोर्ट तो राफेल में भी कुछ नहीं किया। कोर्ट से हर चीज़ उम्मीद नहीं कर सकती, कोर्ट भी दबाव में है। और कोर्ट क्या करेगा? जो सरकार देगी, वो जो आर्गूमेंट दी, जो फैक्ट्स देगी, वही मानेंगे। और तो इसका मतलब फैक्ट्स कमजोर रहे ना दूसरी नहीं, तरफ के, फैक्ट्स नहीं दे फैक्ट्स पाए ना। मजबूत अप्रिशिएट नहीं करते वो लोग। फैक्ट्स मजबूत है। आप ये बताइए, इस देश के कोर्ट के बारे में क्या कह सकते हैं? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में कोई आदमी जा सकता है? 5 करोड़, 1 करोड़, 50 लाख, 51 लाख, 11 लाख हियरिंग में है। ये आम लोगों के लिए ना सर, नहीं, नहीं। विशेष लोगों की सुनवाई तो तुरंत हो जाती नहीं है, नहीं बताइए। नहीं, गरीब आदमी तो फिर सुनवाई 2 बिल्कुल। पीढ़ी 3 पीढ़ी में होता। गरीब तो आदमी क्या अदालत की बात करते हैं? सही बात ये है, पूरा तो बात सही है। अदालत सिस्टम में गांव-गांव में लोग हैं जो 3 या चौथी पीढ़ी से जमीन का लड़ रहे हैं। लोगों तो की मृत्यु हो गई, बुढ़े हो गए, लेकिन फैसला नहीं आता। नहीं, दादा के जमाने का मुकदमा नाती के समय में फैसला आता है, नहीं आता। क्या कोर्ट की बात आप कर रहे हैं? कुछ चीज़ें बोली नहीं जाती बस है। और इस देश की जनता प्रोटेस्ट नहीं करती। इस देश की जनता मरी जनता है। पॉलिटिकल पार्टी ही सड़क पर आती है। मुझे याद आता है कि अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड, अश्वेत व्यक्ति को पुलिस ने मार दिया। अब प्रोटेस्ट शुरू हुआ। वहाँ कोई पॉलिटिकल पार्टी या डेमोक्रेटिक पार्टी ने प्रोटेस्ट नहीं किया, सिविल सोसाइटी ने प्रोटेस्ट किया। वही नहीं, प्रोटेस्ट सिविल सोसाइटी कनाडा में भी, अमेरिका में, ग्रेट ब्रिटेन में, हर जगह शुरू हुआ। तो यहाँ तो सोचते पॉलिटिकल पार्टी का काम है, वो जनता सोचती है कि मेरी तो ज़रूरी काम है, मैं तो क्यों जाऊँगा। दूसरी बात है कि सबका भला होगा तो मेरा भला होगा। अच्छा, एक बैठा हुआ है। तो आप अदालत की बात तो छोड़ दीजिए। लोगों का भरोसा भी उठ चुका है आंदोलनों से भी। आंदोलन से निकल के आए अरविंद केजरीवाल, जो दिल्ली में आप लोग साथ में चुनाव लड़े, कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी साथ में आंदोलन से निकल कर आए अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से निकल कर आए। कहा कि हम भ्रष्टाचार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन आज उस पार्टी के हर एक नेता, यहाँ तक कि अरविंद केजरीवाल खुद जेल में हैं भ्रष्टाचार के मामले में। देखिए, ऐसा है, वो तो एक बात है, उन्होंने पूरा ही यू टर्न लिया या कहा कि हम बड़े बंगलों नहीं लेंगे, हम सिक्योरिटी नहीं लेंगे, हम कार नहीं लेंगे। तो 50 गाड़ियों का कन्वॉय चलता है। 55 करोड़ का बंगला बना लिया। हाँ, बंगला भी है और सब काम किया वो नहीं, लेकिन वो बात नहीं। मैं दूसरी देशों की बात, मैं एक बार टर्की गया था 4-5 साल पहले, और कंट्रीज की बात और सोसाइटीज़ की बात मैं कहूँगा। मासेस जब कोई चीज़ होती है तो खुद प्रोटेस्ट करते हैं। वहाँ कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं आता, कोई लीड नहीं करता, मास लीड करती है।
मास्क को जब तकलीफ़ है, पानी की तकलीफ़ है तो निकलो। कल मैं दिल्ली में लोकसभा में गया, राजधानी पार्क है, 1.5 किलोमीटर की रोड पूरा पानी में है और सालों से है, और दोनों तरफ मकान हैं। आश्चर्य हुआ हमका, किस तरह के लोग रहते हैं, इंतज़ार करते हैं कि काउंसलर आए या एमएलए आए। जनता क्या कर रही है? जनता को तो पानी नहीं मिल रहा दिल्ली नहीं, में आप सर। सुन तो लीजिए, स्थिति देखिए क्या सुन है। तो लीजिए। दूसरे जगह जनता अपने न्याय के लिए आ सकता। हमारी जो सोसाइटी, इंडिविजुअल सोसाइटी, इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी, व्यक्तिवादी सोसाइटी, जातिवादी सोसाइटी है कि उसका भी भला होगा तो मेरा ही भला होगा, हम क्यों जाएं। हम अपने घर में टेलीविज़न देखते हैं, मुझे तो आज ज़रूरी काम में जाना है, मुझे तो बच्चे के फीस जमा करना है, मुझे क्यों झंझट में पड़ना है, ये नेताओं का काम है। मैं जनता की बात, व्यक्ति पूजक देश है, व्यक्ति पूजक बात। तो जैसे आपने कोर्ट की बात कही है और चीज़ों में, तो हमारे जो बेसिक जो मानसिकता है, डेमोक्रेटाइजेशन अभी पूरा नहीं हुआ जनता का बीच के। जनता को खुद ही आ जाना चाहिए। अरे 10,000 की आबादी है, और 50 लाख की आबादी, 1 करोड़, एक गुंडा पूरे देश, पूरे 50 लाख की आबादी में टेरर किया, टेरर फैला रखा, पत्थर से भी मार दे तो मर जाए। लेकिन हमारा ये जो समाज है उसकी संरचना एक तो वैसी है, जातिवादी है, व्यक्तिवादी है, भाग्यवादी है। लोग सोचते जो हमारे तकदीर में है वही होगा, हमारे कुछ करने से होगा नहीं है। बदलाव की ज़रूरत है, सोशल रिफॉर्म की ज़रूरत है। लेकिन काम कहाँ हो रहा है? इस पे कौन काम कर रहा है सोशल रिफॉर्म पे? देखिए, ऐसा है कि सब पार्टियां आती ये यूनिवर्सिटीज, ये कॉलेजेज, ये टीचर्स, ये लेक्चरर्स, ये मिडिल क्लास, ये जर्नलिस्ट, क्या काम है? दुनिया को इन्होंने बदला है, पॉलिटिशियन नहीं बदलता। दूसरे देशों में चाहे रसन रेवोल्यूशन की बात हो, फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात है, यहाँ के यूनिवर्सिटीज कॉलेजेज क्या है? कुछ नहीं बताते। केवल इनका काम है कि चेंज करें, कास्ट सिस्टम बेकार है, इसको ख़त्म करें, जेंडर सेपरेशन की बात है। यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस शिक्षण संस्थाएं तो हैं, माइंड चेंज उनको करने की ज़रूरत है। वो कहाँ माइंड स्टूडेंट को चेंज, वो खुद ही जातिवादी हैं, संकीर्णवादी है। तो बात यह है कि पॉलिटिशियंस, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट एवरीथिंग। दुनिया का पॉलिटिशियन कहीं नहीं बदलता। हाँ, ये एक बात है कि आज़ादी के समय सरकार को इंटरवीन करना चाहिए था सोशल स्ट्रक्चर में। सोशल स्ट्रक्चर जैसे जहाँ का तहाँ है, बल्कि सोशल स्ट्रक्चर को और मजबूत करते हैं। अभी खाप पंचायत जब प्रेमी प्रेमिका को लटका के मार देते हैं तब तो विरोध करते हैं, लेकिन उसी खाप पंचायत का एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि चुनाव में फ़ायदा लेते हैं, ग्लोरीफाई करते हैं कि हमारा सिस्टम है, हमारी क्या व्यवस्था है, हमारे देखिए संस्कार हैं। सर तो कंट्राडिक्शन ही है। बिल्कुल। सर थोड़ा पॉलिटिकल अब बात करते हैं। आपने 2019 में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की, चुनाव से पहले आपने चुनाव लड़ा कांग्रेस पार्टी से 2024 में। लेकिन ऐसी क्या बात हुई कि जब आप बीजेपी के साथ थे 2014 में, जब आप बीजेपी में थे तो आप चुनाव जीते, लेकिन बाकी दोनों चुनाव आप नहीं जीत पाए कांग्रेस के साथ आकर? क्या वैसा सपोर्ट नहीं मिला या क्या चीज़ें हुई? अब तो सातों सीटें वही है, केवल व्यक्ति नहीं जीतता, पार्टी भी जीतती है, पार्टी हारती है। क्या कमजोरी है कांग्रेस की कि सातों की 7 सीट दिल्ली की बार बार हार रही है? नहीं, कांग्रेस का कमजोरी है, बहुत ज़्यादा डेमोक्रेटिक है, लिबरल है, बहुत ज़्यादा डेमोक्रेटिक है। हाँ, मतलब लिबरल इसको है, थोड़ा सा अनुशासन नहीं। जैसे मेरे ही लोकसभा में बीजेपी के तरफ से कोई ऐसा आरोप लगा ही नहीं, मेरा कोई ऐसा काम ही नहीं है कि जो आरोप लगाए। लेकिन मेरे ही पार्टी के एक नेता ने कहा कि मैं ब्राह्मण विरोधी हूँ। एक ब्राह्मण कहीं विरोध में नहीं आया, लेकिन वो दलित होकर के ब्राह्मण विरोधी, पार्टी ने कोई एक्शन नहीं लिया। उन्होंने कहा जाट विरोधी है, जाट हमारे पक्ष में बोल रहे हैं कि नहीं, ये जाट विरोधी नहीं है, वो कहा बाहरी है। तो कांग्रेस पार्टी में जो महान संघर्ष राहुल गांधी जी करते हैं, उसका मटिया मेट करने वाले भी बहुत हैं। ये जो ग्रुपिज्म है, सेल्फिश लोग हैं, पहले के दौर में जो एमएलए एमपी बन गए हैं, और उन्होंने क्या है कि अपनी अपनी कांग्रेस बना रखी है। उनके साथ में जो है वही कांग्रेस है
जो कांग्रेस पार्टी के साथ में है वो उनका नहीं है, इसीलिए लोग या तो घर बैठ जाते हैं या चुनाव पर निकलते हैं। तो कारण यह है। तो अब 7 के 7 सीटें हारे, केवल कांग्रेस नहीं हारी, आम आदमी पार्टी के लोग हारे। मैं ये कह सकता हूँ कि आम आदमी पार्टी के लोगों ने ये कहा कि अगर एक बार हाथ पर वोट चढ़ गया तो 8-10 महीने बाद ही विधानसभा का चुनाव है, वो लौटेगा नहीं, तो वो काम ही नहीं की। अब उनको ये चिंता नहीं कि अरविंद केजरीवाल जी को जेल से छुड़ाना है, उनको चिंता इस बात की है कि हमारी विधायकी आगे खतरे में पड़ जाएगी। अगर लेकिन चुनाव जीतने से अरविंद केजरीवाल जी जेल से कैसे छूट जाते हैं? अगर सीटें बढ़ती तो छूट जाते। 15-10-7 सीटों का मतलब बहुत होता है। तो नहीं, लेकिन कोर्ट में, अरे आप सुनिए, ऐसा नहीं, कोई नहीं, कोर्ट फोर्ट कुछ नहीं है। अगर जमानत कोर्ट को देना होता तो कोर्ट दे देती ना, उनको अंतरिम जमानत दी उनको। क्या कोर्ट की बात कर रहे हैं आप? जाइए आप तिहाड़ में, जेल में आधे से ज़्यादा इनोसेंट लोग बंद पड़े हुए हैं। लेकिन अरे आप सुन लीजिए, ये भाई जेल तब होती है जब सजा हो जाए। सजा हुई है क्या? हेमंत सोरेन को सजा हो गई है या इनको अरविंद केजरीवाल को सजा हो गई है? सजा पाने के बाद में आप जेल में रखिए, तो सरकारों के ऊपर निर्भर करता है जमानत देना। राम रहीम नहीं, जमानत नहीं, आप देखिए ये इस देश में क्या है, जमानत देना तो कोर्ट पे निर्भर करेगा ना। तो वो कोर्ट क्या कर रहा है? राम रहीम जो बलात्कारी है वो जेल में है क्या? जब चाहता है निकल आता है, यही इस देश का कोर्ट है। नहीं तो अरविंद केजरीवाल जी को भी तो चुनाव प्रचार, ऐसा कभी किसी ने सुना ही नहीं कि किसी को चुनाव प्रचार के लिए कोर्ट अंतरिम जमानत कोई बड़ी बात नहीं किया है, इसलिए नहीं बड़ी काम के। कोर्ट कर क्या रहा? यही अगर अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी बीजेपी के तब हो जाए, 24 घंटे में सारे मुकदमे खत्म हो जाएंगे। तो आप मानते हैं अरविंद केजरीवाल निर्दोष हैं? बात यह है, दोष और निर्दोष की बात नहीं है। नहीं, मुद्दा तो यही है ना, भ्रष्टाचार किया या नहीं किया। ये बड़ा फर्क है। आधार यह है कि अगर बीजेपी के साथ में रहोगे, सुखी से रहोगे, सारे मुकदमे वापस हो जाएंगे। अभी क्या प्रफुल्ल पटेल की भी फाइल खाली हो गई, क्लियर हो गई, अजीत पवार का भी क्लियर हो गया, छगन भुजबल का भी क्लियर हो गया। मोदी जी ने कहा था कि मेरा वादा है कि एनसीपी जो 70,000 करोड़ के घोटाले में लिप्त है, मैं जेल भेज करके नहीं, मोदी जेल भेज करके रहेंगे, और उसके साथ में सरकार बना लिया और छूट गए। तो आप ये मत तो कहिए, अगर सच्चाई पर जाऊंगा तो बड़ा मुश्किल है, लोग सुन नहीं पाएंगे। सर, मोदी जी से आपको कोई दिक्कत है क्या? क्योंकि आप ये कहते हैं कि अगर बीजेपी की सरकार बननी नहीं चाहिए, लेकिन अगर बनती भी है तो नितिन गडकरी बन जाएं, शिवराज सिंह चौहान बन जाएं, लेकिन नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री मोदी जी से दिक्कत कहाँ है मेरी? मोदी जी की वो बात व्यक्तिगत थोड़ी मामला है, वो आप क्यों नहीं हिम्मत करते पूछने का? जब मोदी जी ये कहते हैं कि 70,000 करोड़ के घोटाले में एनसीपी लिप्त है, ये मोदी की गारंटी है कि इनको जेल भेज कर रहेंगे, ये सवाल क्यों नहीं मुझसे पूछते आप? ये हमारा विरोध है। और वही अजीत पवार को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया, ये सवाल है। मेरा व्यक्तिगत विरोध किसी से क्यों हो सकता है? मैं एक पढ़ा लिखा आदमी हूँ, बीजेपी वाले हों चाहे आम आदमी पार्टी, सबसे मैं वो कोई भी, जब मैं एमपी था, आज भी जो भी आता है सबका काम करता हूँ। व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं होना चाहिए, बल्कि ज़्यादा मित्रवत होना चाहिए। बाहर में विचार अलग होते हैं, तो मोदी जी से हमारा क्या विरोध है? कुछ नहीं, लेकिन जो मोदी जी कहते हैं उसकी बात है मैं कह रहा हूँ। भेजा जेल, इनको भेज दिया, तो आज अगर ये मोदी जी को सपोर्ट करने लगे तो 24 घंटे के अंदर सब जेल से छूट जाएंगे, हेमंत सोरेन भी छूट जाएंगे, सभी छूट जाएंगे। आपको ऐसा लगता है? सच्चाई है सामने। अच्छा, लेकिन जिस कांग्रेस पार्टी को आम आदमी पार्टी ने खत्म कर दिया दिल्ली में, सारे वोट हर जगह, आप गुजरात की बात करिए, गुजरात में कांग्रेस पार्टी का 40% वोट था, 27% वोट इस बार बचा, 13% वोट आम आदमी पार्टी को मिला। पंजाब में कांग्रेस पार्टी को खत्म करके आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, दिल्ली में सफाया कर दिया। तो कांग्रेस की ऐसी क्या मजबूरी है कि उस आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन कर रही है? देखिए, ऐसा है, कांग्रेस उस आदर्शवाद में जिंदा है जो पहले हुआ करता था। अब एक तो बड़ा कंपटीशन हो गया, दूसरी बात है कि ये जो अनुशासनहीनता है, ये जब तक नहीं रुकेगा कांग्रेस खड़ी नहीं हो पाएगी, एक। और दूसरी बात यह है कि जो बिल्कुल
दम खम नहीं है, 40-50 साल से हैं, न जनता उनके साथ है, न वो संघर्ष करें, वो केवल चमचागिरी से है। डेड वुड मैं कहूँगा कि उनको हटाना पड़ेगा और नई कांग्रेस का निर्माण करना पड़ेगा। अकेले राहुल गांधी जी की मेहनत से तो नहीं चलेगा ना, लेकिन बाकी लोग, जैसे मैं कहूँगा कि खड़गे जी अध्यक्ष बने 2022 में, 100 के आसपास सेक्रेटरीज हैं। ज़्यादातर जो सेक्रेटरीज हैं मैंने देखा कुछ भी नहीं करते, बदला नहीं गया, वो बदलने नहीं देते, लॉबिंग करते हैं कि कुछ दिन तो पहले टालेंगे, उसके बाद कहेंगे अरे दूसरा चुनाव हो गया, तीसरा चुनाव आ गया, वो पड़े रहते हैं। तो कांग्रेस की अच्छाई का लोगों ने या लोभी लालची के लोगों ने दुरुपयोग किया है। कांग्रेस जिस दिन चुस्ती पर आ जाए, संगठन किस निर्माण बात का इंतजार कर रही है? अब ये है हमारे यहाँ कमी। अब इस बार 99 सीट आई कांग्रेस की। कांग्रेस पार्टी उसको ऐसे दिखा रही है जैसे बड़ी भारी जीत हासिल कर ली है। मतलब कांग्रेस इतिहास में तीसरा सबसे कम उसको सीट हासिल हुई है कांग्रेस के इतिहास में अब तक के। तो ये क्या सोचा? एक पार्टी जिसकी 240 आती है बीजेपी की, वो मंथन कर रही कि 240 क्यों आई, हम 240 पे क्यों रुके, कहाँ कमी रह गई। एक पार्टी इस बात पे खुश है कि हम 99 आ गए। इस तरह से कहाँ पार्टी आगे बढ़ी? मैंने इसका जवाब दे दिया अकेले राहुल गांधी जी से या कुछ चंद लोगों से। अब जो है दिल्ली के अंदर कोई संगठन नहीं है। 14 साल से 10 साल से अध्यक्ष बने। हरियाणा में 10-10 साल से अध्यक्ष, कोई अध्यक्ष है ही नहीं है। तो अगर वरना 240 सीटें इसी बार कांग्रेस के आती। कांग्रेस के पास संगठन है ही नहीं। मैं ही चुनाव उत्तर पश्चिम में लड़ा तो जितना विरोध कांग्रेस पार्टी की तरफ से हुआ उतना विरोध दूसरे तरफ से नहीं हुआ। अनुशासनहीनता है, उस पर काम होना चाहिए। 22 जनवरी को जब राम मंदिर की में प्राण प्रतिष्ठा हुई विग्रह की, उस दिन आपने सुबह ट्वीट किया कि मनुवाद की वापसी हो गई। तो इतने 500 वर्षों का लोगों का इंतज़ार, ये देश है, राम का स्वा है, राम है इस देश में। मतलब सुबह उठते हैं तो भी लोग राम राम बोलते हैं, जब आखिरी वक्त में भी राम नाम सत्य है कहते हैं। वहाँ पर ये बात करना कि मनुवाद की वापसी हो गई, कि राम मंदिर की स्थापना से, उसके बनने से, प्राण प्रतिष्ठा होने से। देखिए, एक प्रतिक्रिया थी, कहते हैं 500 वर्ष के बाद के आधार क्या है। अगर आप कम्युनलाइज करेंगे तो हम जवाब देंगे। यानी आप करीब 20 करोड़ आबादी के खिलाफ एक तरह से जहर उगलेंगे कि मुगल अपने आप थोड़ी सफल हुए थे। आपकी जाति व्यवस्था सफल है कर रही है, आज भी जाति व्यवस्था है। आप ये बताइए कि 2% केवल इस देश का बेल्ट शेड्यूल कास्ट की जो आबादी 20% है, इसको कौन रोकता है? आज अगर शेड्यूल कास्ट के साथ पता लग जाए तो होटल नहीं चला सकता, उससे कोई लेन देन नहीं करता। तो आप अगर अंग्रेज आपके ऊपर कब्जा करके या दूसरे कर्जे करें तो आप अपने अंदर देखिए ना भाई। एक बात है। दूसरी बात है कि 17 ट्रस्टी हैं राम मंदिर में, उसमें से एक को छोड़ करके बाकी दूसरी जातियों को क्यों नहीं दिया? अगर उसी संरचना को हम देख लें, उसी संगठन को देख लें, उसमें जाति, ऐसा तो नहीं कह सकते ना कि किसी जाति को नहीं दिया या क्यों किसी जाति को नहीं दिया? आपको नहीं मालूम कि न कोई आदिवासी न कोई ओबीसी? नहीं, लेकिन नहीं, अरे नहीं तो भाई, आप साफ साफ बोलिए, गोलमोल नहीं। मैंने लिखा, अभी लिखूंगा कि जब एक इस तरह से जा कर के उराम भरदाचार्य कहता है कि दलितों के साथ में वो आदमी इनका गुरु है और मोदी जी का गुरु है, उधर हिमंता बिस्वा शर्मा कहता है कि शूद्रों का काम है सवर्णों की सेवा करना, तो मनुवाद की वापसी नहीं है। एक नहीं, 1000 चीजें हम मैं दिखा दूं तो नहीं, लेकिन इसका राम मंदिर की स्थापना क्यों से नहीं कैसे है? संबंध हो सकता है? जो राम मंदिर ट्रस्ट है, हाँ। उस ट्रस्ट के व्यक्तियों ने तो नहीं कहा। नहीं, ट्रस्ट के व्यक्ति एक को छोड़ के बाकी एक ही जात के क्यों हैं भाई? बाकी सब एक जाति के हैं। हाँ बिल्कुल एक ही जाति के, तो मनुवाद नहीं है और क्या है? नहीं, तो अगर ये फर्क रखा होता अगर राम सबके हैं तो सब जातियों को प्रतिष्ठा में सबको बुलाया गया, किसी जाति, अरे भैया, प्राण प्रतिष्ठा एक अलग बात है। प्राण प्रतिष्ठा वो तो ये सब राजनीतिक बात थी, वो प्राइम मिनिस्टर ने बुलाया कि किस बोर्ड के हिसाब से बुलाया सारा चीज।
एक बात है, आप जो मैनेजमेंट ट्रस्टी है सारा करता धरता लेता देता, और ये जो पुजारी हैं सारा चीज किसके कंट्रोल में? न उसमें आदिवासी है, न दलित है, न ओबीसी। लेकिन देखिए मंदिरों में पुजारी भी इसका जवाब आपने backward भी दिया होते नहीं। हैं। नहीं, अरे, आप खुद ही नहीं, बता रहे हैं ये ना कि मनुवाद की वापसी नहीं है नहीं, तो क्या अगर है? मनुवाद की वापसी भद्राचार्य होती ये तो एक कहता भी है, व्यक्ति नहीं होते ना, चंपत राय भी नहीं होते वहाँ पे ना थे। भद्राचार्य कहता है, जिसको ये कहते हैं कि जगत गुरु भद्राचार्य, मोदी जी गुरु मानते हैं। कितनी जहरीली बातें दलितों पिछड़ों के खिलाफ कहता है, और वो आदमी वो बढ़ चढ़ करके वहाँ पर आशीर्वाद दे रहा है। तो ये मनुवाद नहीं, क्या हम बर्दाश्त करेंगे? वहाँ उस जगह से अगर एक चीज निकल के आती है तो मनुवाद नहीं है और क्या है भाई? हम तो जाति मिटाना चाहते हैं, हम मनुवाद खत्म करना चाहते हैं। जब तक मनुवाद रहेगा इस देश में कभी तरक्की नहीं होगी, उन्नति नहीं होगी। आप नहीं हमारे दर्द को समझ पाएंगे जब हेमंता बिस्वा शर्मा इस बात को कहते हैं कि शूद्रों का कर्तव्य है सवर्णों की सेवा करना। नहीं, ये बयान मैंने तो कभी नहीं सुना। आपने नहीं सुना? आपकी अनभिज्ञता है, आपकी अनभिज्ञता है। और खरगे जी ने भी बोला था, राहुल जी ने भी बोला था, उस बात को मैंने उठाया था, उस बात को मैंने उठाया। रामभद्राचार्य के अलावा तमाम लोगों ने कहा किस तरह से। तो ऐसे नहीं है कि ऐसे नहीं बोल दिया हमने पृष्ठभूमि में, जब हमसे वहाँ से दुत्कारते हैं, अपमान करते हैं। आप उस पार्टी में रहे, आपको बराबरी का दर्जा, मतलब ऐसा तो कभी मुझे लगता है कि आपने क्या कभी ये व्यवहार देखा है? आप 2014 में बीजेपी में गए, आपने जिस तरह की चीजें हुई, देखिए ऐसा व्यक्तिगत तौर से मुझे नहीं लगता कि ये चीजें होती हैं व्यक्तिगत तौर पे। अभी जहाँ पे कम से कम हम लोग हैं, मैं पिछड़े इलाकों की बात नहीं कर रही हूँ, वहाँ ये चीजें होती मैं मानती हूँ, लेकिन अभी जहाँ पे आप हैं या जिस पोजीशन पे हैं, ऐसी जगह पे तो ये चीजें नहीं होती। आपने द्रौपदी मुर्मू के लिए कहा कि चमचागिरी, मतलब इस तरह की भाषा। आपने कहा रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति बन गए तो उन्होंने कौन सा भला कर दिया? देखिए, जब से रामनाथ कोविंद जी बने और मुर्मू बने, ये संस्था बर्बाद हो गई। आज इनकी नियुक्ति अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर देता, एक क्लर्क से भी इनकी बुरी हालत है, एक केवल 100 पीस है। ये रामनाथ कोविंद जी जब इसका भूमि पूजन हो रहा था नई संसद का, राष्ट्रपति थे, इनको नहीं बुलाया। उसके बाद में मुर्मू जी के समय में नहीं, रामनाथ कोविंद तो गए थे ना? नहीं गए थे। मैं जो कह रहा हूँ आपको बता रहा हूँ। मुर्मू नहीं गए थे, राष्ट्रपति का प्रोटोकॉल होता है। रामनाथ कोविंद तो गए थे सर। कोविंद जी के समय में भूमि पूजन हुआ था। हाँ। नहीं बुलाए गए। एक दूसरी बात है, जब भवन निर्माण पर तब भी नहीं बुलाए। भवन प्रवेश में भी ऐरू गैरी लोगों के साथ में मोदी जी गए, तब भी मुर्मू जी को नहीं बुलाए। ये राष्ट्रपति मानते कहाँ हैं? और राष्ट्रपति का एक प्रोटोकॉल होता है ना। राष्ट्रपति, अच्छा एक बात बताइए सर, राष्ट्रपति की तरफ से तो ऐतराज नहीं जताया गया, वो बाद में दर्शन करने भी गई, वो राम मंदिर में दर्शन करने गई, वो गर्भगृह तक गई, दर्शन करके आई। मंदिर में, वहाँ मंदिर के अंदर दर्शन करके आई। पुरी में इनको घुसने नहीं दिया दोनों को, पुरी के मंदिर में घुसने नहीं दिया। गूगल करके चेक कर लीजिए। और एक बात है, राष्ट्रपति इस देश का प्रथम नागरिक है, उद्घाटन उनके हाथ से होना चाहिए था, क्यों नहीं हुआ? देखिए, बीजेपी का उसका पहला जब से घोषणा पत्र है तब से उसमें राम मंदिर का जिक्र है। राम मंदिर बीजेपी, मेरी बात का आपने जवाब नहीं दिया। आप भूमि पूजन पर राष्ट्रपति उसके लिए कहा गया कि राष्ट्रपति का भवन निर्माण पर नहीं, प्रवेश में भी नहीं। आपका वहाँ पर अयोध्या राम मंदिर की पूजा में भी नहीं। ये 100 पीस हैं। जो हमारी व्यवस्था है उसके हिसाब से प्रोटोकॉल व्यवस्था, प्रोटोकॉल तो नंबर 1 प्राइम राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति किस, तो हमें पता, ये आप भी जानते हैं सर, मैं भी, कि क्या व्यवस्था है और उस व्यवस्था के अंतर्गत, खैर ये अलग बात है, लेकिन राष्ट्रपति दर्शन के लिए गई थी और हम सब के लिए वो दर्शन के लिए गई थी। रिस्पेक्टेबल है। पुरी का दर्शन नहीं आपको याद है? नहीं, वो तो बाहर से ही कराया जाता है। नहीं, बाहर से क्यों नहीं कराया जाता? औरों को अंदर जाने देते हैं? क्या बात है? अरे प्रोटेस्ट हुआ है उस पर, हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया, पूरे देश के दलितों ने प्रोटेस्ट किया। अच्छा सर, आपने तो बुद्ध धर्म अपना लिया 2001 में, फिर आप ये जातिवाद की बात क्यों करते हैं इतनी, जब आपने अपना धर्म बदल लिया तो? हाँ, एक बात है कि मेरे धर्म बदलने से फर्क नहीं पड़ता। दूसरा असेसमेंट तो उसी तरह से देखता है ना। मैं जातिवादी नहीं हूँ, कोर से, मतलब जाति
लोग कहते हैं ना, कौन सी मीटिंग ऐसी नहीं होती जो जातियों की मीटिंग होती जिसमें कहते हैं कि हमें गर्व है इस जाति में पैदा हुआ। मैं पब्लिक में कहा हूँ कि मुझे गर्व नहीं है जिस जाति में पैदा हुआ, मुझे गर्व है कि मैं मानव बिल्कुल। के रूप में पैदा हुआ। बिल्कुल ठीक लेकिन आप देखिए, वैसे सम्मेलन होता, क्षत्रिय सम्मेलन होता, जाटो सम्मेलन होता, कुम्हार सम्मेलन होता, राठौड़ सम्मेलन होता, जाट पंचायत होती, लोग नहीं कहते हम इस जाति में पैदा हुए। ये क्या है इस ये देश सच में? है, ये बिल्कुल सच है, तो मेरे अकेले से क्या होता है? बिल्कुल सही बात है। मैं तो दुखी हूँ। बदलो या न बदलो कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में। आपने रामायण को लेकर, और रामचरितमानस यही में, नहीं मैं कह रहा हूँ, जो डॉक्टर अम्बेडकर ने सोचा था कि जो दलित लोग बुद्धिस्ट बनेंगे, ये जाति का त्याग करेंगे, इन्होंने नहीं किया। ये सवर्णों की आलोचना करेंगे, ये अपने गिरवान में खुद नहीं देखेंगे, ब्राह्मण को गाली देते रहेंगे, ठाकुर को गाली देते हैं कि छुआछूत जातिवाद करते हैं। आपस में दलित, ये जो दलितों में उपजातियां हैं, हाँ, चाहे वो वाल्मीकि हैं, जाटव हैं, खटिक है, पासी है, मातंग हैं या महार हैं, ये भयंकर जातिवादी हैं। ये भी मैं कह रहा हूँ, ये सच्चाई के साथ में। तो क्या इनका क्या मॉरल राइट है कि सवर्णों की आलोचना करने? तुम खुद तो जातिवादी हो, अम्बेडकरवादी होकर के भी जातिवादी हो, और सवर्णों कहते तो तुम जातिवाद न करो। वही बात है कि जाति है जो जाति नहीं यहाँ पे, इस सच तो है। यह भी पक्ष है। ये पक्ष, ये सच कह रहे हैं आप कि है। और मेरे राजनीतिक खिलाफ में जातिवाद जितना ज़्यादा दलितों से हमने झेला, उतना दूसरों से नहीं झेला। ये भारत ऐसा देश है, वो देखेंगे ये किस उपजाति का है, किस स्वजाति का है, दलित या बहुजन नहीं देखेंगे। तो इसीलिए प्रगति नहीं हो पाई, एकता नहीं हो पाती। अच्छा, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें गलत बताई जाती हैं, कही जाती हैं या मिस इंटरप्रेट की जाती हैं। जैसे मानस का है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना की अधिकारी। अब इसको अलग तरह से कहा गया, आपने भी इस पे कहा, आप इसमें तुलसी के खिलाफ हो गए, आपने राम के लिए कहा, आप उनके खिलाफ हो गए। लेकिन क्या कोई भी चीज़ जब कही जाती तो उसका पर्सपेक्टिव क्या है, किसने क्या कहा है, ये बताए बिना एक गलत नैरेटिव चला देना, ये ठीक बात है? नहीं, देखिए, मैंने नहीं कहा है, न किसी ने कहा। पोजौ विप्र सकल गुणहीना विप्र न पोजौ प्रमण प्रवीणा। एक जगह नहीं, सैकड़ों जगह है, उसको जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। और एक इस देश में जैसे दूसरे देशों में भी कुरीतियाँ रही हैं, इसको जो जस्टिफिकेशन होता है गलत को इंटरप्रेट करके, वो गलत है, उसको जब तक नहीं कहा जाएगा देश आगे नहीं जा सकता। एग्री सर, उसमें है, लेकिन सर उसमें ये बात औरतों की पोजीशन क्या है, कहीं कोई भूमिका नहीं है, पुरुषवादी समाज है उसमें। इत्तेफाक से जितने भगवान हुए सब पुरुष ही हुए, जितने धर्म के प्रचारक पुरुष हुए। महिलाओं के लिए क्या है, एक दुर्गा लक्ष्मी नहीं, स्वामी नारायण नहीं, वो दुर्गा लक्ष्मी ये भगवान नहीं हुए हैं। और दूसरा स्वामी नारायण ट्रस्ट का स्वामी ये जो पटेलों का है पंथ, वो वहाँ का जब सबसे बड़ा धर्माचार्य कहता है कि जो महिला पीरियड में है अगर वो खाना बनाती है तो अगले जन्म में कुतिया पैदा होगी। स्वामी नारायण ट्रस्ट की बात नहीं, मैं उनकी बात नहीं, मैं मानस की बात कर रही हूँ कि मानस के बारे में तो क्यों मानस गलत में बात एक कही जगह जाए? नहीं, 50 जगह है भाई। मैं उस मानस में नहीं घुसने जा रहा हूँ, ना मेरा लेना देना है मानस अलग से। अलग कैरेक्टर होते हैं ना। अब ये समुद्र ने कहा, एक कहानी है, एक फिल्म की स्टोरी है जिसमें एक हीरो भी है, विलन भी है। अब जो राइटर है वो हीरो के भी लिखेगा, विलन का भी लिखेगा। जो तुलसीदास जी ने लिखा, उन्होंने रावण का वर्जन भी लिखा, उन्होंने समुद्र का भी लिखा, उन्होंने राम जी का भी लिखा। तो वो समुद्र ने, यानी जो विलन है उस वक्त उसने वो बात कही, उसको क्यों गलत पर्सपेक्टिव में अरे करके भैया, ना लोगों को- मुझे रामायण के ऊपर चर्चा हो रही है, ना तुलसी, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सभी कह रहे हैं इस बात को। और डॉक्टर अंबेडकर को आप पढ़ लीजिए, तो जो बोल गए हैं उतना अगर मैं बोल दूँ तो मारकाट हो जाएगी। तो
तो बात यह है कि दूसरे जो जो मुल्क तरक्की किए हैं उनमें थीसिस एंटीथीसिस और सिंथेसिस हुई है। यहाँ हम जकड़ करके बैठे हुए हैं कि पास्ट में जो कह दिया तो पास्ट में ही रहेंगे, आगे जा नहीं सकते। लेकिन वहां पे भी तो रंग भेद कितना भयंकर नहीं है। नहीं नहीं, कौन अभी सा तक वो भयंकर? इससे बाहर नहीं अरे निकल पा रहे उस हैं। पर अगर चर्चा करेंगे आपने तो आप चर्चा 1955 में वहाँ का अश्वेत बाहर से गए हैं, हम बाहर से नहीं आए हैं। उनका रंग अलग है, इनका रंग अलग नहीं है। 1955 में बस में की सीट में अगर गोरा चलता था और काला चलता तो काला बैठ नहीं सकता था। आज क्या है, उन्होंने इतने कम समय में जब देखा कि कमियां हर जगह रहती, सुधार की बात है। आज 7%, 12% अश्वेत है, 7% मिलियनर है। बिलियनर्स क्लब में अश्वेत है, यहाँ का एक दलित बिलियनर क्लब। वहाँ राष्ट्रपति दलित, हमारी राष्ट्रपति भी दलित थे। अरे नहीं, वहाँ अरे वो राष्ट्रपति आदिवासी हैं। नहीं नहीं, ये राष्ट्रपति यहाँ का क्लर्क है। राष्ट्रपति तो व्यवस्था देश अरे की आप कैसे सुन तो, बदल अरे रही है? आप देखिए, इसमें मुझे बोलने दी। प्राइम मिनिस्टर बना के देखो, प्राइम मिनिस्टर के पास ताकत है। राष्ट्रपति क्या है हमारे यहाँ? कोई तो अश्वेत वहाँ पर। और जब कोई अमेरिका का राष्ट्रपति होता तो अश्वेत उसका सेक्रेटरी जरूर होता। नहीं नहीं, प्रधानमंत्री नहीं रहे, बिल्कुल नहीं रहे प्रधानमंत्री कोई नहीं रहा। तो उनकी बात मत देखिए। दूसरी बात है कि उनके फिल्म इंडस्ट्री में चले जाइए, लगभग 50% अश्वेत है। पॉप म्यूजिक में सारे वो हॉबी है, स्पोर्ट में वो हॉबी है। और वहाँ पर 50% हार्वर्ड में रिजर्वेशन है अश्वेत के लिए, वहाँ पर अफर्मेटिव एक्शन है, वहाँ सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेज हैं वहाँ पर। तो ये 55 से लेके इतनी जल्दी उन्होंने इंटीग्रेट कर लिया, अपने बराबर खड़ा किया। ये मैंने कहता को पूरा कर लिया उन्होंने। लेकिन यहाँ तो हम 5000 वर्ष से साथ में रह रहे हैं, हमारा कलर एक ही, हम यहीं पैदा हुए हैं और इसी धरती में पैदा हुए हैं। वो तो मान लो गुलाम बन के गए थे, वो अपने साथ में, यूरोप के लोग अपने साथ में अश्वेतों को मजदूर या गुलाम बन करके। आज आप देख लीजिए, जो अगर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर 20% होंगे भारत में 2-4 CEO नहीं होंगे, 1%, 2% भी कॉरपोरेट हाउसेस में नहीं होंगे। एक बात, 1980 में अमेरिका के एडिटर्स ने, न्यूज़पेपर्स के एडिटर ने देखा कि हमारे समाज में अश्वेत यानी काले जर्नलिस्ट नहीं हैं। उन्होंने फिर मीटिंग किया, फिर अश्वेत के कॉलोनियों में गए, यंग स्टूडेंट्स, यंग लोगों को आइडेंटिफाई किया, ट्रेन किया। 10 साल के अंदर उनके न्यूज़ रूम में 9% जर्नलिस्ट अश्वेत हुए। यहाँ पर पता लग जाए कि जाटो चमार खटिक पासी है और रह नहीं सकता जर्नलिज्म। सर, मैंने 25 साल काम किया है मीडिया में, मैंने कभी ये फर्क अपनी जिंदगी में नहीं देखा। आप नहीं देखोगे ना, न्यूज रूम में नहीं दिखा। आप जाटो हैं कि नहीं, आप खटिक हैं, कि कभी आप चमार हैं, किसी का इंटरव्यू लिया जाता हो तो कभी ये सोचा जाता हो आप मालिक हैं। आप जिसकी पाँव फटे न बवाई वो क्या जाने पीर पर आई। जब राहुल गांधी जी ने 400 अभी मैंने अरे वो मेरी बात सब, राहुल गांधी जी ने 400 जर्नलिस्टों का में या 300-400 जन जब प्रेस संबोधित करते तो कहा, बताओ किसमें एक OBC नहीं निकला, एक SC नहीं निकला। 60 साल कांग्रेस ने फिर क्या अरे किया? आप सुन क्या के कर रही थी 60 हाँ, साल वो कांग्रेस? कमी रही है। दूसरी बात है, आज हम लेख लिखते हैं, हमारे लेख छपना बंद हो गए 2014 से। इतना जहर भरा हुआ है एडिटर्स में, इतना, चाहे वो दैनिक जागरण हो चाहे भास्कर हो, सब सवर्ण ही लिख सकते हैं, हम लोग लिख ही नहीं सकते। हमें दूसरे देशों के लिए लिखना पड़ता है। पहले लिखते इतना अरे जाति का डंस हम भेजेंगे। आई एम ए राइटर। लेकिन आप तो उससे निकल गए ना। नो, आई एम ए राइटर बट आई कांट गेट पब्लिश वन आर्टिकल। घटिया आर्टिकल छपे रहेंगे, चाहे वो टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स हो, चाहे दूसरा, लेकिन दलित का नहीं लिख छापेंगे। जाति से आर्टिकल छपते हैं यहाँ पर।
अच्छा, अभी आपने कहा कि जो सरकार बनी है, एनडीए की सरकार बनी, कि अगर स्पीकर जेडीयू या टीडीपी का हुआ तो आप लोग इंडिया अलायंस सपोर्ट करेगा। तो क्या इस बात पे पूरी बातचीत हो गई है, एक राय बन गई है कि अगर ऐसा हुआ तो सपोर्ट करेंगे और नहीं तो फिर अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे? देखिए, ऐसा है कि एक हमारा विचार है, क्योंकि जनतन के लिए जो स्वस्थ बात हो सकती है, किस तरह से संस्थाएं बर्बाद हो गई हैं, किस तरह से मीडिया में आज 183 देशों में 161 पर मीडिया के लोग हमारी फ्रीडम प्रेस है, उसके बाद में इतना बड़ा लिपस्टिक चप्पल लीप पोत करके और सूटेड बूटेड करके आते हैं, शर्म नहीं आती है? दिन भर एजेंडा चलाएंगे हिंदू मुसलमान। वो तो तमाम जर्नलिस्ट जो निकल के आते हैं वो कहते हैं कि तो आपको सूट बूट पहन के लिपस्टिक लगा के में उस पे अरे ऐतराज शर्म होता है? आती है, शर्म तो आनी चाहिए, आए तो क्यों शर्म लेकिन आए? शर्म क्यों नहीं शर्म आती? दिन भर चमचागिरी करते हैं, दिन भर चर्चा करते हैं, एजेंडा अच्छा, चला। मोदी से एक सवाल किसी ने पूछा, कांग्रेस की सरकार अरे के मोदी समय में? से एक जर्नलिस्ट ने कभी पूछा कि 15 लाख रुपया आया, 2 करोड़ रोजगार हुए, एक जर्नलिस्ट की हिम्मत हुई कभी पूछने अच्छा, की? कांग्रेस की सरकार में जब राष्ट्रपति भवन में न्यूज चैनल्स के कार्यक्रम होते थे तब वो चीजें ठीक लगती थी क्या? मनमोहन वो जी चीजें के ठीक होती थी? मनमोहन सिंह जी से सबसे सारे सवाल पूछते थे, मनमोहन सिंह जी एक एक सवाल का जवाब देते नहीं थे। तो अभी तो मोदी जी ने भी काफी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या की क्या ना, 10 साल के बाद कितना वो सारे बने बनाए सवाल आते हैं। सर, वो बने बनाए पूछ- सवाल नहीं होते हैं। वो सवाल तो पूछ लें ना भाई, कि किसानों की इनकम डेवलप हो गई, 100 स्मार्ट सिटी कहाँ दिखाई पड़ रही हैं, ये पूछ लें कि आप इस सरकार के काम नहीं, को आप इसका किस पूछ तरह से लें 10 कि साल के काम को आप किस तरह से रेट करते हैं? अजीत पवार को जेल भेज दिया, ये सवाल पूछ लें, कोई पूछ के तो बता तो दे, तब जाने हम जर्नलिस्ट हैं। सारे आप अगर सारे इंटरव्यू देखेंगे ना तो सवाल बहुत पूछे गए कोई हैं। सवाल नहीं पूछा, पूछे गए हैं। वो आप लोग उनको प्रमोट करने के लिए सवाल, असली सवाल एक पूछ बताओ, बेरोजगारी से जुड़ा हो। एक सवाल बताइए। नहीं, सारे सवाल आप देखेंगे, सारे सवाल कवर किए गए। 60-70 बहुत इंटरव्यू 60-70 प्रोमिसेज किया है उसमें मोदी जी ने, उस पर एक सवाल कहीं जगह मिल जाए हम मान जाएंगे। अच्छा, ये बताइए कि आपको क्या लग रहा है, सरकार चलेगी? 5 साल एनडीए की है, चलना नहीं चाहिए, देश के लिए ठीक नहीं है। चलेगी या नहीं चलेगी? चलना नहीं चाहिए, वो तो कांग्रेस यही कहेगी ना कि चलना नहीं चाहिए, देश के लिए ठीक नहीं है। लेकिन आपको क्या लग रहा है? जिस बताइए, तरीके से अरुंधति राय 2010 में बोल दिया एक जगह, अरे कौन सा उससे मार काट हो गई है, समाज में है, आप मुकदमा चलाने की मंजूरी तो दे एक रहे हैं। यूट्यूबर है, उनके लिए कर्नाटक में आपकी कांग्रेस पार्टी मुकदमा करा देती है, तो गलत कहा ना उसने, तो वो तो गलत कहा ना, तो कि राहुल गांधी ने ये कहा कि गलत कहा ना उसने। लेकिन अब क्या क्या कहीं पे प्रधानमंत्री या किसी ने कहा था कि रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा, संविधान, ये भी तो कांग्रेस ने गलत कही। फिर जो राहुल गांधी कहते रहे संविधान, ये कहीं कहा था बीजेपी ने कि अनंत संविधान कुमार बदल देंगे? हेगड़े जो फॉर्मर मिनिस्टर एमपी ने कहा नहीं था, कितने बार नहीं कहा गया कि संविधान बदल देंगे? बिल्कुल, एक नहीं 10 जगह बता दूंगा, 10 जगह। मैं बीजेपी में खुद रहा हूं, उनके बयान है कई। अच्छा, आपने बीजेपी क्यों छोड़ी, क्या हुआ ऐसा? देखिए, बीजेपी, मैं ये नहीं कहता हूं कि बीजेपी ने मेरे साथ में गलत किया, मैं नहीं कहूँगा। और मोदी जी मेरी बड़ी इज्जत करते थे, और हालत ये थी हमारी कि 2014 में 20 मई का दिन याद है, मैं नए नए एमपी बना था, तो रामनाथ कोविंद जी अपना बायोडाटा लेकर के खुद आए मेरे यहाँ, और एक विवेक सोनकर हैं कोलकाता से, वो एससी मोर्चे के उपाध्यक्ष हैं, वो लेके आए अपनी सिफारिश के लिए। तो हमारी पोजीशन वो थी। बात यह है कि मतभेद होते रहे और मैं सवाल करता रहा, सत्ता से सवाल करता रहा, जब गलत बात थी तो गलत करता रहा, इसलिए दूरी बनती चली गई। और यही नहीं, यह भी कहा जाता था कि ओनली दलित फेस ऑफ बीजेपी उदित राज, ये भी लिखा जाता था, ये मैं जानता हूँ इस बात का। लेकिन जब हमने देखा कि सत्ता में आने के बाद कुछ और ही हो गए, निजी क्षेत्र में आरक्षण के लिए इन्होंने वादा किया था, एक दिन के पूरे सेशन आरएसएस के वो तमाम सारे लोगों ने, और जब मैं ज्वाइन किया तो इस शर्त पर ज्वाइन किया था
जब वो शर्तें या जो इन्होंने वायदा किया था, मैं एक व्यक्ति के रूप में नहीं ज्वाइन किया था, हमारे हजारों लाखों अनुयायियों के साथ ज्वाइन किया। तो उन अनुयायियों से मैं बातचीत करके किया था। जब उन चीज़ों उसके विपरीत होने लगे, नौकरियां ख़त्म करने लगे, निजीकरण करने लगे और आउटसोर्सिंग करने लगे, ठेकेदारी पर करने लगे, तो उसी पर सवाल मैं करता था ज़्यादातर संसद में। तो ये ठीक बात है, कह सकता है कोई कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की वकालत में करता था। तो जितना मैं 2014 से लेकर 19 तक बोला, उतना 2019 से लेकर के 24 तक सारे SC/ST MP नहीं बोले होंगे समाज के बारे में। मैं किसी तरीके से अपनी बात को उठाता था। तो मतभेद रहे हमारे, और हो सकता है कि जो गलत बात थी उस पर हम नहीं बर्दाश्त नहीं करता था, सवाल सत्ता से करता था, इसलिए दूरी हुई। लेकिन क्या टिकट ना मिलना एक वजह थी? क्योंकि आपने जब नहीं, कांग्रेस ज्वाइन टिकट की तो तो बहुत आपने कहा था अगर मुझे टिकट मिलता तो मैं नहीं छोड़ता नहीं बीजेपी, टिकट आपने खुद नहीं कहा नहीं था। नहीं, वो बात नहीं थी। टिकट मिलना न मिलना 1.5 घंटा 2 घंटा पहले जिस तरह से उन्होंने टिकट डिक्लेयर किया, तरीका सही नहीं था। हाँ, तरीका सही नहीं था। दूसरी बात यह है कि सैकड़ों लोगों का टिकट काटा था, बाद में राज्यसभा में भेज दिया उन्होंने, और स्टेट के प्रेसिडेंट भी बनाए। तो अकोमोडेट तो सबको किया, और मुझे भी कहा था कि आपको राज्यसभा तो दे सकते हैं, लोकसभा हम नहीं लाए लास्ट में। तो हमने कहा कि माइनर में जिस तरह से आपने किया वो ठीक नहीं। तो आपको लगता है कि आप कांग्रेस में आके आपने अच्छा किया, या आप बीजेपी में रहते तो बेहतर होता? आकलन बीजेपी में रहता तो उपराष्ट्रपति का तो उसी समय चल रहा था, RSS के हेडक्वार्टर से निकली अखबारों में पढ़ा था। तो कोविंद जी न होते आज, या मुर्मू जी न होते, ऐसी बात नहीं कि वो प्रमोट नहीं। हमारा मंत्रालय में कई बार नाम आया, लेकिन कट जाता था। तो कहते थे भाई जब विचार होता अपने नाम पर तो आपके नाम पर आप पार्टी के खिलाफ कुछ बोल देते थे। मुझे कोई लालच नहीं थी। तो ऐसी बात है। दूसरी बात है, कांग्रेस में आकर के एक वैचारिक मेल है हमारा, एक लिबरल पार्टी है, सभी विचारधाराओं को समाहित करती है। और जब कंपेरिजन किया 10 साल में इनका या 5 साल में इनका और कांग्रेस का, तब पता लगा कि कांग्रेस क्या चीज़ थी। कांग्रेस न होती तो इस देश के दलित और महिलाएं आज भी इनकी बहुत बुरी हालत होती। जितना इम्प्लीमेंटेशन किया कांग्रेस ने, स्पेशल कंपोनेंट प्लान है, ट्राइबल सब प्लान है, स्कॉलरशिप है, और नौकरियां दिया, पहले राशन, चीनी की दुकानों में कोटा, भूमि आवंटन किया, डीजल पेट्रोल पंपों में कोटा दिया, तो और पंचायतों में रिजर्वेशन दिया, कांग्रेस ने ही प्रमोट किया। तो बड़ा फ़र्क हमें नज़र आया कि हम कहा ये तो जो कांग्रेस ने दिया वो तो ये सब सत्यानाश कर देंगे, वो कर भी दिए हैं। अच्छा, राहुल गांधी की अगुवाई में आप कांग्रेस को कहां तक देखते हैं? क्या राहुल गांधी को विपक्ष का नेता बनना चाहिए? वो बनेंगे क्या? क्योंकि उनके बारे में कहा जाता है उनको अधिकार तो चाहिए लेकिन जवाबदेही नहीं, जिम्मेदारी से वो भागते हैं। अध्यक्ष 2 साल रहे, उसके बाद छोड़ दिया, अध्यक्ष पद में नहीं, लेकिन फैसले सारे वो लेते हैं। तो आप कहाँ देखते हैं कांग्रेस को राहुल गांधी की अगुवाई में? देखिए, वो तो प्रधानमंत्री 2009 में भी बन सकते थे। इतना त्यागी आदमी कोई होगा नहीं। मैं तो नहीं छोड़ूंगा प्रधानमंत्री का पद अगर मुझे मिले। मैं शायद इतना आदर्शवादी आदमी नहीं हूँ, लेकिन वो महान आदर्शवादी हैं। संघर्ष किया, लोभ लालच अगर होता तो बन गए होते। एक्स प्राइम मिनिस्टर का तगमा लगता तो इतना मुश्किल न होती कांग्रेस को आगे चलाने का। तो त्याग है। और दूसरी बात है कि लीडर ऑफ अपोजिशन होते तो मेरे समझ से ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन जो फैसला उनका है, पार्टी का फैसला है, मान्य है फैसला। और एक चीज़ मैं कहूँगा, अगर लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं तो राहुल जी को संगठन की कमान लेना चाहिए। संगठन में चुस्त दुरुस्त अप्रोप्रिएट लोगों को लाना पड़ेगा, बीजेपी हवा हो जाएगी। आपका डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन, डायरेक्ट बातचीत होती है राहुल गांधी से? कभी कभार हो जाती है। तो किस तरह का इंसान आप उनको पाते हैं? बात सुनते ही हैं, इज समझते वेरी एजुकेटेड, वेरी लर्नेड, वेरी स्कॉलरली मैन, अ वेरी सेंसिटिव मैन। सेंसिटिव बहुत है, संवेदना बहुत है, गरीब है, दलित है, पिछड़ा है, महिला है। इट्स अ काइंड हार्टेड मैन दैट आई कैन से।
नॉट प्योर पॉलिटिशियन इन द सेंस कि यहाँ पर बस ये थोड़ा सा रह जाता है कि पॉलिटिक्स प्योर पॉलिटिशियन नहीं हो पाता, मैं भी नहीं हूँ, नहीं हो पाते। मैं भी नहीं हूँ। मैं सच बोल देता हूँ, और आदमी जितने चालाक होगा, कनिंग होगा, उतना ही सफल हो जाता है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बात करके आपसे बहुत अच्छा लगा, बहुत सारे मुद्दों पे बात हुई, खुल के बात हुई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच।